स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड। देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसके अंदर हमारी 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। तो तीनों ही एक्टिविटी होती हैं हमारी। तो ऑल इसका जो आंसर है वो रहने वाला है। इन कैश फ्लो when a company invest in a fixed asset and short term financial investment result in a increased equity, increased liability, decreased cash या फिर increased cash। कैश फ्लो जब एक कंपनी इन्वेस्ट करती है इन ए फिक्स एसेट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब फिक्स एसेट में और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, तो उससे हमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जो कैश जो है, देखिएगा अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी, तो आप ये मान के चलिए कि कैश तो जाएगा ही। मान लो आपने कोई भी बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई भी एफडी करी, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करी, तो आपका कैश तो आपके बैलेंस से कम होगा ना, तो डिक्रीज इन कैश आएगा। ए कंपनी इश्यूज स्टॉक एंड बॉन्ड टू रेज फंड इन रिजल्ट। तो देखिएगा जब हम लोग स्टॉक को इशू करेंगे या बॉन्ड को इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन कैश नहीं आएगा, इंक्रीज इन कैश आएगा आपका। इसके अंदर अब आ गया कि इंक्रीज इन इक्विटी, तो इंक्रीज इन कैश आएगा क्योंकि इक्विटी स्टॉक को जब हम करेंगे, तो जब हम स्टॉक कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा, कैश आएगा हमारे पास। द परचेज वैल्यू ऑफ एसेट ओवर सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज्ड एज एप्रिशिएटेड लाइबिलिटी, एप्रिशिएटेड एसेट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। परचेज वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज। देखिएगा जब परचेज वैल्यू है एसेट की, जब उसकी सर्विस लाइफ जो है उसको हम लोग कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन से तो करेंगे ना, कि भी इतना इतना उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो कोई हमने मशीन ली 10 लाख रुपीज़ की और वो 5 साल के बाद वो जीरो हो जाती है, तो 5 साल के बाद वो अगर जीरो हो गई तो इट मीन डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके ऊपर। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, जो बेसिक हमारी है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा, बिल्कुल आएगा। कैश स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आएगा, बिल्कुल आएगा। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आएगा, तो ये भी आएगा। तो ऑल ऑफ अबव जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो क्लैरिफाई कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या बताती है कैश फ्लो की, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो तीनों ही बताती है ये, तो ऑपरेटिंग भी बताती है, इन्वेस्टिंग भी बताती है, फाइनेंशियल बताती है, तो तीनों एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन आएगा। कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम ए फाइनेंशियल एक्टिविटी इज। तो कैश फ्लो की जो एक्टिविटी है हमारी एग्जाम्पल में, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। देखिए फाइनेंशिंग एक्टिविटी है, यानी कि हम फाइनेंस का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन आएगा कि हम लोगों ने फाइनेंस किया है। इट मीन्स हम लोगों ने स्टॉक वगैरह कंपनी के लिए इशू करे और अब हम उस स्टॉक कह रही हूँ, हमने जो शेयर्स हमने इशू करे और उसके ऊपर हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने फाइनेंशियल एक्टिविटी करी है। जब हम कभी भी शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो फाइनेंशिंग एक्टिविटी आता है इसमें। तो डिविडेंड जो है वो उसका पार्ट है। कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज इशू ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। कैश फ्लो एग्जाम्पल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम कोई ना कोई कुछ परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इशू ऑफ डिवेंचर ये तो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया था, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नहीं है ये आपकी, क्योंकि लोन का है, तो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, तो फॉर कैश है, इसका मतलब तो ये तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। तो उसके बाद तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो ये आएगा आपका, सेल करिए आपने।
कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जो हम सेल परचेज करते हैं, जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं। तो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, ये तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी आ गई। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक, तो ये भी आपका क्या, इंटरेस्ट पेड है, तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपने कोई ना कोई लोन वगैरह ले रखा है, इंटरेस्ट पेड है। तो इशू ऑफ इसके अंदर इशू इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट, सॉरी, तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक ये आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, ये भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक है, तो बाय ए बैंक है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई छोटी मोटी एफडी करा रखी है, इसके ऊपर बाय बैंक आपको क्या है, इंटरेस्ट दे रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नॉर्मल, जैसे हम लोगों ने छोटा सा कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, तो टर्म डिपॉजिट क्या, फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर बैंक ने कोई इंटरेस्ट दे दिया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। व्हेन आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन आउटफ्लो, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड। तो देखिएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों ही फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और उसका जो इंटरेस्ट पेड हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो ऑल ऑफ अबव आएगा इसका आंसर। कैश डिपॉजिट विद द बैंक विद ए मेच्योरिटी डेट आफ्टर 2 मंथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने कैश डिपॉजिट किया विद बैंक में और मेच्योरिटी डेट आफ्टर 2 मंथ है, विच फॉलोइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपका, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिएगा, जो हमारी शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि 2 मंथ की ही इसने बोली है, फॉर कैश भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा आपका। इंटरेस्ट पेड बाय ए इन्वेस्टमेंट कंपनी विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी विल while preparing a cash flow statement। इंटरेस्ट पेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट की कोई कंपनी है, उसने पेड किया है। अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी प्रिपेयरिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके अंदर आ गया फाइनेंशियल एक्टिविटी, नो कैश, या फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिएगा, अगर यहाँ पर इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं आता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया हुआ है तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग है, यानी कि इन्वेस्टिंग कंपनी का काम ही यही है, ऑपरेटिंग कर, सेल परचेज करना, जो कि इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट लेना, तो ये आएगा आपका। डिविडेंड पेड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिविडेंड पेड हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लासिफाइड विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है, तो डिविडेंड पेड हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, या फिर कहो तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, नो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर यहाँ पर आपका फाइनेंशियल कंपनी या इन्वेस्टिंग कंपनी आता तो आपका आंसर है वो आपका क्या आता है इसके अंदर, अगर इन्वेस्टिंग है तो ऑपरेटिंग, लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी है, रिसीव ए डिविडेंड ऑफ 20 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी शेयर, वेयर इट विल अपीयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, क्या ऑपरेटिंग। तो नेचुरल सी बात है, इसके अंदर ये आ गया इन्वेस्टिंग का, म्यूचुअल फंड कंपनी का तो काम ही यही होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा इसका आंसर। हाउ विल यू डील विद ए इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा होता है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं उसको प्रीमियम पे इशू करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, या फिर कैश इक्विवेलेंट है, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देखिएगा, शेयर्स जब इशू हुए तभी प्रीमियम में हुआ, और शेयर्स इशू को हम लोग किस में लेते हैं, हम लोग इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी ही आएगा इसका आंसर। फाइनेंशियल एक्टिविटी ब्रिंग चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ओनर इक्विटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, बोरोइंग ऑफ एंटरप्राइज, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर इक्विटी एंड बोरोइंग नन ऑफ। तो सी आंसर आपका रहने वाला है इसके अंदर,
कि जब हम इक्विटी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उससे क्या बदलाव होता है, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी, कैश भी बढ़ जाता है, ओनर की इक्विटी भी बढ़ जाती है और बोरोइंग्स भी बढ़ती हैं, अभी पैसा तो देना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासीफाइड इनटू, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो एक्टिविटी कितने प्रकार की दी हुई हैं, 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है और इन्वेस्टिंग है। लेकिन इसके अंदर हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सब में ना दो दो दी हुई हैं, तो तीनों एक्टिविटी आएंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन वाइल फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस है और वाइल फंड्स फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, एक्रूअल बेस एंड कैश बेस अकाउंटिंग बोथ आर बेस्ड ऑन कैश अकाउंटिंग, कैश बेस एंड एक्रूअल। तो सी आंसर रहेगा कि देखिए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक्रूअल बेस पे होती है, और जबकि जो हमारी कैश फ्लो है वो कैश रिसीव पे होती है। फिक्स एसेट आर ब्रोट ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पे की है। इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर एंड लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड। इंटरेस्ट जो होगा वो किस में क्लासिफाइड होगा और लोन किसके अंदर होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, ऑल ऑफ अवर ऑप्शन आता। तो देखिएगा जो हमारी सबसे पहले है इंटरेस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। और आपने जो परचेज किया है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट पोर्ट्रे एंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड टाइम इज कॉल्ड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बनाई जाती है इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा। Which of the following true about principal management? Principle of management are continue process, management have evolved, principle of management have not evolved, none of above। तो देखिएगा इसके अंदर आंसर है कि ट्रू, तो कंटिन्यू प्रोसेस है। Which of the following best describe the principle of management? Which of the following best describe the principle of management? They help manager take decision while performing managerial function. They denote a cause and effect relationship. They are guideline for further action, all of above। तो देखिए सारे ही हैं इसके अंदर कि जो मैनेजर को डिसीजन भी लेने होते हैं और इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप भी होती हैं, गाइडलाइंस भी हैं फर्दर के लिए, तो सभी आएंगे। द मेन रीज़न वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम इट्स। देखिएगा हर किसी को एक अलग पेपर मिलता है, उसको अलग ही सोल्व करना पड़ता है, तो मैनेजर को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व करनी पड़ती हैं। तो यही बता रहा है कि क्या रीज़न है कि रेडीमेड जो सोल्यूशन है वो नहीं करने पड़ते आएंगे, कि रियल बिजनेस जो है वो डायनामिक होता है, बिजनेस प्रेटी कॉम्प्लेक्स होता है, और जर्नल गाइडलाइंस जो होती हैं रिलेटेड की, तो सभी हैं। One good thing about the principle of management is that it helps understand the relationship between human and material resources in achieving organizational goal. Which feature of principle of management is described the above statement? तो देखते हैं, behavioral है, causes and effect relationship है, use of resources and effective administration, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए एक रिलेशनशिप बनाते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की अचीविंग गोल के लिए। तो मैनेजर को क्या चीज़ करनी होती है, तो देखिए आप जो बिहेवियर होगा वही तो रहेगा ना, कि जैसे मैनेजर का अच्छा बिहेवियर है तो अच्छा काम होगा, अच्छा आउटपुट आएगा, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। फिर द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एम्फेसिस लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड अवॉइडिंग बायस, रिड्यूस
एट ऑल कोस्ट द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है मैनेजमेंट एंड लॉजिकल डिसीजन जो है वो मेकिंग एंड अवॉइडिंग बायस और प्रीजुडिसाइज एट ऑल कोस्ट। साइंटिफिक डिसीजन प्रोवाइडिंग मैनेजर विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, तो या फिर ऑल ऑफ अवर। तो साइंटिफिक डिसीजन आएगा क्योंकि इसके अंदर नॉलेज की बात आ रही है। पॉइंट्स जो हैं डेट नॉलेज ऑफ ओ दिस प्रिंसिपल हेल्प इन। लॉजिकल डिसीजन आया होगा। लॉजिकल डिसीजन किस में होता है? साइंस में ही आता है, तो साइंटिफिक डिसीजन आएगा। फिर है साइंटिफिक मैनेजमेंट सेज एम्प्लॉयज मस्ट बी रिवार्डेड व्हेन दे मेक सजेशन लीड टू कॉस्ट सेविंग। कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। तो इसके अंदर देखिएगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आएगा इसका आंसर। इसमें तो बी आ रहा है लेकिन ए आ रहा है, लेकिन बी आपका आंसर रहेगा हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मिलेगी, नॉट डिस्कॉर्ड। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम लोग और बहुत सारे MCQs करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।